सर 20 मई से बंद होगा। अच्छा 20 मई से, और अच्छा है, फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ा पाऊंगा जो चैप्टर मन करेगा, है ना। हाँ। फिर ये आपकी मैडम परेशान नहीं करेंगी ना बीच में। मनी एंड बैंकिंग में दो पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है, एक तरीके से दो यूनिट्स। पहला है मनी के बारे में, जो कि बहुत ही वाहियात यूनिट है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें केवल मनी के मीनिंग और फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत आसान होता है और याद करने में बहुत इजी होता है। एग्जाम में आ सकता है, इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं मनी वाले पार्ट से। बैंकिंग वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। और बैंकिंग जी। वाले पार्ट में हमें पढ़ना है कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स के बारे में। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, हम क्या बताएं सर, पैसा आपको देंगे, बताने के लिए आप बताइए। तो आरबीआई जानती हो क्या है? हाँ सर। आरबीआई सेंट्रल बैंक है इंडिया में, ठीक है। और आरबीआई के अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशन है जिनके नाम के आगे बैंक लगा है, सब कमर्शियल बैंक है, सब के सब। चाहे वो एसबीआई हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे सर कोई भी बैंक, लाइक हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा। आईडीएफसी बैंक, हाँ हाँ, कोई भी बैंक हो, कोई भी एक्सवाइजेड बैंक हो, जिस भी इंस्टीट्यूशन के नाम के आगे बैंक लगा है ना, वो सब कमर्शियल बैंक्स में आएंगे। सिर्फ आरबीआई को छोड़ के, आरबीआई सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में फर्क क्या हुआ फिर? सेंट्रल बैंक हेड है सारे कमर्शियल बैंक्स का, ठीक है, ये रेगुलेट करेगा कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, ये रेगुलेट करेगा आपके कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। सर तो पहले क्या पढ़ा रहे हैं, बैंकिंग या मनी? नहीं, पहले मनी पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना मनी वाहियात चीज है, तो पहले वाहियात चीज खत्म करते हैं, ठीक। अच्छा हाँ, वो आप 3 डे अ वीक या 5 डे अ वीक क्या करना है? अम, तो मुझे क्या पता। मुझे क्या पता? मुझे ये बताओ, आपको सिलेबस जल्दी खत्म कर लेना है कि मतलब थोड़ा सर चलाना है इसको? वीक लेंगे तो आप कब तक सिलेबस खत्म करेंगे? हाँ, अगर 3 डेज वीक लेंगे तो आप कब तक खत्म करेंगे? 5 महीने, मतलब आप मान के चलो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक, मतलब आपका जो फर्स्ट टर्म नहीं होगा, हाँ। मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर के टाइप होगा, तो उस टाइम पे खत्म होगा जाके ये। और अगर 3 डे अ वीक करते हैं तो ये अभी हो जाएगा जुलाई तक खत्म। सर अगर हम जल्दी खत्म कर लेंगे तो क्या करेंगे? सिलेबस जब भी खत्म होगा, तो मतलब सिलेबस खत्म करवाने के साथ साथ मैं आपको मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर्स, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आपके डाउट्स तो साथ ही साथ क्लियर हो ही रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। सैम्पल पेपर। हाँ, क्वेश्चन आंसर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब जो मेन काम होता है, जो कोई भी बोर्ड एग्जाम से पहले हम करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। चीजें याद तो आप स्वयं करेंगी, वो तो अपनी बात है, हाँ। ठीक है। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना, पास्ट ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ये सारे काम आपका हो जाएगा। वो अगर आप 5 डे वीक करेंगे तो 3 महीने में सारा कंप्लीट हो जाएगा, अगर 3 डे वीक करेंगे तो 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बस ये होगा कि वो ड्यूरेशन में फर्क है खत्म होने के। तो अगर आप चाहती हो कि मनी कोर्स, में भी फर्क होगा फिर तो। हाँ फिर तो फीस से भी फर्क होगा। हाँ, फीस में फर्क है, नहीं बताया तो, 3 डे वीक में 2000 रुपये महीना है, ठीक है। और 5 डे वीक में 3000 रुपये महीना है, ठीक है। तो कितना कम है ना। क्या फीस ना, बहुत सस्ती हाँ। फीस है, वही तो हम भी कह रहे मतलब सीधे 500 हैं। बढ़ा दिया हुआ। 500 का 1000? अरे सर वही तो 4 दिन करेंगे तो 500 हो गया, 5 दिन करेंगे तो 500 और बढ़ा दिया, मतलब सीधे 1,000 हो गया। अरे भावता हो ना करो, सब्जी थोड़ी ले रही हूँ। एक तो आप भी मिश्रा हो ना, हम पंडितों की आदत बुरी है भावताओ करने की, ठीक सर है। को कहते हैं पैसा लूटना। लूटना नहीं है मैम, मैं बताऊं, मैं 2000 कब मैंने 2015-16 में मैं भी ट्यूशन करता था,
तो उस समय भी रेट 3,000 था, और वो तो घर पे आके पढ़ाने का था, 3-3,500 रुपए, हाँ और तो वही हफ्ते में, तो घर पे आप और वीक पढ़ाने में का थ्री था, डेज ऑनलाइन पढ़ा रहे वीक थे। में वीक में 3 डेज, वीक में 3 डेज। आप तो तब भी आते थे ना घर पे, आपको पढ़ाते थे ना, आप तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं मेरे को। हाँ तो लेकिन वीक में 3 डेज का 3,500, और मैं तो 5 डेज का 3,000 ले रहा हूँ। तो सोचो। आप ऑनलाइन में तो नहीं दे अरे तो ऑनलाइन, और देखो, रहे। ऑफलाइन में क्या है, आप फ्यूल। आप मेरे घर से आ भी नहीं पाएंगे, इतना दूर है। क्या ऑफलाइन में फ्यूल कॉस्ट लगती है, ऑनलाइन में इंटरनेट कॉस्ट लगती है। अब ये मैं कहना जियो से पढ़ा रहे, जियो से नहीं पढ़ा रहे, फाइबर लगा रहे हैं। जियो भी अब इतना सस्ता नहीं रहा है वैसे। हाँ सर, बहुत महंगा हो गया। हम्म। तो क्या करना है, 3 डे या 5 डे? जैसे पापा ने क्या बात किया था? उन्होंने कहा था बताएंगे। उन्होंने ये नहीं बताया था कि 3 डे या 5 डे। देखो, आप अगर 3 डे वीक करोगी तो 5 महीना कोर्स चलेगा। तो इन शॉर्ट आपको टोटल खर्चा कितना पड़ेगा, 10,000 रुपए का, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने का। ठीक है। और अगर आप हम्म। 3 डे वीक चल कर रही हो तो 3 महीने तक कोर्स चलेगा। तो आपको टोटल खर्चा पड़ेगा 9,000 रुपए, इकोनॉमिक्स पढ़ने का, इकोनॉमिक्स कवर करने का। ठीक है। तो 3 महीने के बाद हम करेंगे क्या फिर? मतलब क्वेश्चंस लगवाएंगे ना? ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास खत्म हो गया, सब खत्म हो? नहीं, क्लास खत्म हो जाएगा, फिर आपके केवल जो डाउट्स होंगे, हाँ। वो क्लियर करने के लिए कभी कभार क्लासेस लगवा लिया करेंगे। जैसे मान लो आपके पास डाउट बहुत सारे हो गए, तो बीच बीच में, मेरे पास बहुत सारे होते हैं, कभी भी आ जाते हैं वो। हाँ तो पाइल अप कर आप लेना, जैसे इकट्ठा कर लेना 15-20 डाउट, फिर एक क्लास रख लेंगे उसके लिए। ठीक है। और एक मेरे आध, साथ ऐसा नहीं होता, सब मतलब मुझे तुरंत जानना होता है उसका आंसर। तो फोन में ला के पूछ लेना। हाँ ठीक है। ठीक है। ऐसे मतलब तुरंत, कुछ डाउट्स तो मतलब एक आध डाउट तो फोन में ला के भी पूछ सकते हो। और बट ये एक आध डाउट तो क्लास कंडक्ट करके भी रखनी पड़ती है। हाँ अच्छा, उसका हम भी कर देंगे अगर क्लास हाँ, करेंगे, ऐसी वो बात मतलब नहीं। आप डाउट्स वगैरह मुझसे, अभी क्लासेस जब चल भी रही होंगी उस बीच में भी आप फोन मिला के पूछ सकते हो, सब यही करते हैं, फोन मिला के पूछते हैं डाउट्स। ठीक है। व्हाट्सएप पे किसी पर कभी भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, हो सकता है मैं 2 घंटे बाद देखूं, तो सब फोन मिलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि जल्दी बताओ क्या है आंसर। वो होता भी है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है ना, अगर हाँ किसी सर। चीज का जवाब नहीं मिल रहा, अरे जल्दी पता चले। ठीक है। और ऑनलाइन वाले में तो कई बार स्कैम्स भी हुए हैं। क्या? कुछ लोग अपना एग्जाम दे रहे होते थे ऑनलाइन का, उस वक्त कोई डाउट भेज दिया मुझे, अब मुझे क्या पता कि एग्जाम का क्वेश्चन है, कि ये ऐसे ही डाउट पूछ रहा है, तो हमने उनका भी जवाब दे दिया था ऑनलाइन पेपर में। ठीक है। ये सब काम लड़के बहुत करते हैं। और सर अब तो ऑनलाइन पेपर नहीं होंगे। हाँ। अच्छा तो माता जी, आप ये बताइए कि 3 डे वीक या 5 डे वीक? सर बता देंगे ना, जल्दी क्या है, सोच के बता देंगे। हाँ तो जल्दी सोचना। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया था, फीस एडवांस ली जाती है, ये पता है कि नहीं? आधी देंगे, आधी बाद में देंगे, तो चले पढ़ाए नहीं तो। तो ये हो सकता है, सुनो, आधी अभी दे देना, आधी 15 डेज के बाद दे देना। ठीक है। हाँ ठीक है। फोन पे से ऐसा करेंगे। हाँ हाँ हाँ, फोन पे यूपीआई ना। हाँ हाँ तो ठीक है। ठीक है, तो ये हो सकता है 50% अभी दे दो, 50% 15 डेज के बाद। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये डिसाइड कर लो जल्दी, कि 3 डे या 5 डे, उसी हिसाब से तो पता चलेगा कि 2,000 दोगी कि 3,000 दोगी। मुझसे जल्दी है बहुत पैसे की। अरे, और उसी हिसाब से ये भी पता चलेगा कि मैं अगली क्लास परसों लूँ आपकी कि कल लूँ। ठीक है। अच्छा सर, मतलब थोड़ी देर में बता देंगे, मतलब क्लास खत्म हो जाएगा फिर यस। पूछूंगी, फिर बता देंगे। ये तो डिसाइड कर ही लेना चाहिए था कम से कम, 3 डे की 5 डे, ये तो आप ही को डिसाइड करना है। बार्टर सिस्टम। सर आप टीचर लोग बहुत बेकार होते हैं, बताओ 3,000 रुपए ले रहे हैं। हमने तो सोचा था 300 रुपए महीना में पढ़ाई होती होगी।
हमने भी यही सोचा था जब हमें टीचर्स आते थे पढ़ाने। बहुत बेकार होते हैं मैम, इस दुनिया में सबसे वाहियात इंसान टीचर ही होता है, ये यकीन मानो। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम क्या होता है? मान लो आपके और मेरे बीच एक व्यापार हो रहा है, ठीक है। हिमाद्री, सर आपका नाम लड़कियों जैसा है। हाँ मैम पता है, क्या किया जाए, पिताजी की देन है। ठीक है, आपको मान लो मुझसे लेना है 1 किलो आटा, ठीक है। तो आपने मुझसे 1 किलो आटा लिया। अब आप मुझे क्या है, इस 1 किलो आटा के बदले पैसा नहीं दे रही हो, बल्कि क्या कर रही हो, मुझे 1 किलो राइस दे रही हो, ठीक है। तो यानी मनी का फ्लो नहीं हो रहा है इस पूरे ट्रांजैक्शन में, कहीं भी मनी का फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेन देन, ठीक है। कहीं भी पैसे का फ्लो नहीं हुआ, ना मैंने आपको ना आपने मुझे 1 किलो आटे के बदले पैसे दिए, ना मैंने आपको 1 किलो राइस के बदले पैसे दिए। हमने क्या किया है, आपस में सौदा कर लिया कि आप मुझे आपने कहा कि आप मुझे आटा दे दो 1 किलो, और मैं आपको 1 किलो चावल दे दूंगी, ठीक है। अब पहले के जमाने में जो होता था, पहले के जमाने यानी बहुत मतलब समझ लो, वो राजा महाराजाओं से भी पहले का जमाना जो होता था, उस समय ये सिस्टम प्रेवलेंट था कि कमोडिटीज एक्सचेंज करके हम क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। जैसे आपने मुझे चीनी दी, तो मैं आपको क्या दूंगा, सॉल्ट दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होता था, सर बट अगर बार्टर। मुझे सॉल्ट नहीं चाहिए तो? हाँ, बट मुझे सॉल्ट नहीं चाहिए तो? अब जो आपको चाहिए वो दूंगा, ठीक है। ठीक। और इसी में स्कैम्स भी होने लग गए कि आदमी देता था चीनी और मांग लेता था कोई महंगी चीज, महंगी चीज जैसे एक 1 किलो चीनी के बदले क्या देता था, 1 किलो बादाम दे दो, ठीक है। अब चीनी का भाव क्या है, चीनी का भाव है 40 का चल रहा है ना इस समय, 40 रुपए पर केजी। और बादाम क्या है, बादाम तो चलता है भाई 400-500 रुपए कुछ ऐसे, ठीक है। बादाम का रेट क्या है, हाँ 600 के अराउंड, 600 पर केजी, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि आदमी जो चालाक लोग होते थे, वो क्या करते थे, सस्ती चीज बेच देते थे और महंगी चीज ले लेते थे, है ना। यही होता था। तो ये राजा महाराजाओं के जमाने से पहले होता था कि क्योंकि उस समय करेंसीज चली नहीं थी, ना सिक्कों के बारे में ना नोट्स के बारे में किसी को कुछ पता था नहीं। तो क्या होता था, आपस में कमोडिटीज का ही एक्सचेंज होता था। आपको मुझसे जो चीज चाहिए मैं आपसे ले लूंगा, आप मुझसे ले लीजिए, और मुझे आपसे जो चीज लेनी है मैं आपसे ले लूंगा, ठीक है। यही होता था बार्टर सिस्टम, ठीक है। क्लियर है? यस सर। एक सेकेंड। चलो अब इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या होता है बार्टर सिस्टम के? पहला, अ, हम्म वो वाला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसमें वही चीज आ गई कि मान लो आप मेरे पास कोई चीज लेने आई, मैं आपको दे दूं, पर मुझे आज आज की डेट में ऐसी कोई नीड ही नहीं है कि मैं आपसे कुछ खरीदूं, ठीक है। बार्टर सिस्टम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है ना, कि अगर आप मुझसे कुछ खरीदने आ रही हो तो मैं भी आपसे कुछ खरीदूं, ठीक है। यस। तभी कमोडिटीज का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन मुझे मुझे कुछ लेना ही नहीं है आपसे, ठीक है। मेरी इच्छा ही नहीं है। हेलो। हाँ हाँ। यस। हाँ हाँ। तो मेरे को कुछ लेना ही नहीं है आपसे, तो ये कैसे काम चलेगा? ये बहुत जरूरी है फिर इस सिस्टम में क्या, कि जब भी कोई आदमी किसी से कुछ खरीदने जा रहा हो तो सामने वाला भी खरीदना चाहे उससे कुछ ना कुछ,
तभी क्या हो सकता है, दोनों की बॉन्ड सेटिस्फाई हो सकती हैं, ठीक है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में मान लो आप कबाड़ी वाले के पास जा रहे हो, कबाड़ी वाला आपसे क्या खरीद लेगा, आपसे आपके पुराने कॉपी किताब ये सब चीजें ले लेगा, आप उससे क्या लोगी, ठीक है। कबाड़ी वाले के पास ऐसी क्या चीज होगी जो आप ले लोगे उससे, कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीजों पे तो पार्टर सिस्टम बहुत ही ज्यादा वो कर सकता है ना, फेल। यस सर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने उसको कुछ पुराने रजिस्टर दिए और उसके यहाँ कुछ पुराने रजिस्टर पड़े हो तो वो ले लो, क्योंकि फिर पुराने रजिस्टर बेच ही क्यों रहे हो, सही बात है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू। वैल्यू को स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है, नोट हो करेंसी हो तो उनको स्टोर करके रखा जा सकता है, तिजोरी में रख लोगे, बैंक में रख लोगे, बहुत सारी जगह है, ठीक है। हमारी घर में तो मम्मियाँ बिस्तरों के नीचे रख देती हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, रखने के पास। लेकिन जब बार्टर सिस्टम हो तो कमोडिटी ही क्या है, पैसा एक तरीके से आपका है ना, क्योंकि कमोडिटी के जरिए ही आप एक्सचेंज करोगे एक दूसरे से कमोडिटीज, ठीक है। तो कमोडिटीज को स्टोर करना तो ज्यादा मुश्किल है, करेंसीज को स्टोर करना तो ज्यादा आसान है, क्योंकि यस सर। क्योंकि इतनी पतली एक नोट है, एक सिक्का है, कि उसको तो क्या है, कहीं भी रख सकते हो। लेकिन जो वो क्या है, कमोडिटीज है, उनके लिए तो स्पेशली आपको वेयर हाउस वगैरह बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, उनके लिए बड़े से स्पेस चाहिए, कमरे चाहिए जहां पे स्टोर करके रखो उनको, ठीक है। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम में वैल्यू को स्टोर करना बहुत मुश्किल था। डेफर्ड पेमेंट्स वर डिफिकल्ट। अरे सर, तो रीजन क्या लिखेंगे, स्टोर करना मुश्किल था? हाँ रीजन क्या लिखेंगे? हाँ, इसमें यही लिखोगे कि कि क्योंकि बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज का एक्सचेंज करना पड़ता है, और कमोडिटीज को स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होता है, ज़्यादा जगह चाहिए होती है, विच इन टर्न आपका क्या लेगा, ज़्यादा आपका रेंटल कॉस्ट इन्वॉल्व करेगा। तो इस वजह से क्या है, बार्टर सिस्टम की एक लिमिटेशन, ठीक है। होगा कि नहीं, हाँ अगर सर। आपको कमोडिटी स्टोर करके रखना है तो क्या चाहिए, बड़ा सा कमरा चाहिए, बड़ा सा कमरा चाहिए, तो बड़ा सा कमरा क्या घर पे जरूरी थोड़ी है मिले, फिर क्या बाहर रेंट लेना पड़ेगा, और अगर घर पे भी ले रहे हो तो घर पे स्पेस तो खा रहा है ना, और घर पे भी हाउस टैक्स देना पड़ता है, तो यानी उतनी स्पेस जो जहां पे वो सामान स्टोर करके रखा हुआ है वो तो फालतू ही जा रहा है ना आपका, वहां पे तो आप क्या सर, कर सकते। वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए जगह तो नहीं चाहिए ज्यादा? हाँ, वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए? वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए भी बहुत जगह चाहिए, 50 किलो आलू लेके आओ, ठीक है, मंडी से, पता चलेगा, कैसे सर आप लेके आए हो, और नहीं तो क्या, हमारे हमारी बेड के नीचे पड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो बहुत दिक्कत देता है वो, ठीक है, एक्सेस वेजिटेबल्स भी हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है वो उसको स्टोर करने में, क्योंकि इसको सबके स्टोर सब। करेंगे तो खराब हो जाएगा ना? हाँ, अगर इसको स्टोर करेंगे वेजिटेबल्स को बहुत दिन होता है तो ये खराब हो जाएंगे। ऐसा जरूरी थोड़ी है। मैं क्या पागल था कि 50 किलो आलू लेके आ रहा हूँ, मैम। आलू की नहीं हाँ, करूंगा बहुत तो। बहुत सारी सब्जियां होती हैं उनकी नहीं खराब होती है, जल्दी होती हैं, ठीक है, आलू नहीं खराब होता जल्दी, प्याज भी जल्दी नहीं होता है, तो सर हाँ, हो जाता है शायद। नहीं है, इतनी जल्दी नहीं होता है वो, महीना भर चल जाता है। टमाटर भी चलाने को लोग 10-15 दिन चला लेते हैं, वो हरे वाले लेते नहीं है। सर वो हरे, क्या खराब, कभी ना कभी खराब होगा ना? हाँ कभी ना कभी तो होगा ही, लेकिन ये है ना कि चीजें लंबी चल आपको जिस हिसाब से चलाना हो, जिस हिसाब से आपकी नीड हो, उस हिसाब से आप लंबा चला सकते हो, ठीक है। और फिर दूसरी चीज ये हुई, जाएंगी फिर दोबारा भी तो आएंगी ना,
मान लो 5 दिन का सब्जी है, 5 दिन की वेजिटेबल है, ठीक है, आपको तुरंत तुरंत क्या करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है, तो आपके पास से जा रही है तो दोबारा भी तो आएगी ना, क्योंकि आप बार्टर सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तो आपको फिर अगले दिन भी तो क्या करना पड़ेगा, उन्हीं वेजिटेबल्स के थ्रू एक्सचेंज करना पड़ेगा ना कमोडिटीज को, तो फिर भी तो खरीदोगे, फिर कहीं से लेके आओगे, है ना? सही चीज है कि नहीं? और अगर मान लो कहीं से लेके नहीं आ रहे हो, खुद का प्रोडक्शन है, खुद की खेत है, वहां से निकाल रहे हो, तो और ज्यादा खेती करनी पड़ेगी, और ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ताकि और ज्यादा सब्जियां आ पाए आपके पास। आप ऐसा थोड़ी है कि स्टोरेज से मुक्त हो जाओगे, स्टोरेज से आप मुक्त होगे ही नहीं, क्योंकि आपको कोई ना कोई नीड होगी जो आपको सामने वाले पार्टी से खरीदना पड़ेगा, और उसके लिए आप क्या दोगे, उसको अपनी वेजिटेबल्स दोगे, ठीक है? मैं एक अजम्पशन के तौर पे ये यूज कर रहा हूँ कि बार्टर सिस्टम में आप किस तरह से ट्रेड करना चाहते हो, वेजिटेबल्स के थ्रू ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है? और वेजिटेबल्स के थ्रू ट्रेड करना चाहते हो तो आप वेजिटेबल्स स्टोर करके रखोगे, तो वेजिटेबल्स तो आप हर वक्त स्टोर करके रखोगे, ताकि आप सामने वाले से कोई भी नीड हो, जैसे किसी से मेडिसिन लेना हो तो उसको वेजिटेबल दे सको, ठीक है? किसी से आटा लेना हो तो उसको वेजिटेबल दे सको इन एक्सचेंज, किसी से ऑयल लेना हो तो उसको एक्सचेंज में वेजिटेबल दे सको, इनफैक्ट किसी से घर पे बुलवा के कोई सर्विस या राउटर वगैरह लगवाना है तो उसको वेजिटेबल दे सको, ठीक है? क्योंकि बार्टर सिस्टम का ये भी मतलब हो सकता है कि कोई आपके यहाँ सर्विस देने आ रहा है तो उसको भी आप क्या दो, गुड्स दो रिटर्न में, ठीक है? यस। हाँ, तो स्टोरेज कॉस्ट हमेशा ही लगेगी आपको, ठीक है? अगर आपका खुद का मकान भी हो तो भी उसमें क्या होता है, हाउस टैक्स वगैरह जाता ही है, तो एक तरीके से आप तो खुद का ही। हाँ, तो आप उस कमरे का, उस एरिया का कुछ ना कुछ टैक्स किसी को पे कर ही रही हो, ठीक है? तो डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, करेंसीज से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कमोडिटीज को स्टोर करना। अब तीसरा वाला जो पॉइंट था, डेफर्ड पेमेंट्स वर डिफिकल्ट। डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती हैं? उधार पे जो पेमेंट करनी होती है, ठीक है? उधार पे पेमेंट्स करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप बार्टर एक्सचेंज में क्या कर रहे हो, कमोडिटीज का एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक? मैं आपसे 1 किलो आटा लेके गया, ठीक है, तो मुझे आपको तेल देना था 1 किलो, क्यों? क्योंकि मैं तेल के थ्रू एक्सचेंज करता हूं, ठीक? मैं तेल के थ्रू क्या कर रहा हूं, कमोडिटीज का एक्सचेंज कर रहा हूं, मेरे पास तेल का प्रोडक्शन है काफी, ठीक है, तेल का स्टॉक है काफी, तो मैंने आपसे क्या किया है, मैंने आपसे 1 किलो आटा ले लिया, और मैं आपको क्या दूंगा, 1 लीटर ऑयल दे दूंगा, लेकिन अभी मैंने कहा मेरे पास ऑयल नहीं था, 2 दिन बाद मुझसे ले लेना, ठीक है? मैंने कहा अभी मेरे पास ऑयल नहीं है इस समय, तो 2 दिन बाद मुझसे ऑयल ले लेना। आपने कहा ठीक है। अब 2 दिन बाद आप मुझसे ऑयल लेने आई तो क्या हुआ, ऑयल के रेट्स बढ़ चुके हैं, ठीक है? ऑयल की रेट्स बढ़ चुके हैं सर, ये कैसे पता? क्योंकि मार्केट में ऑयल की सप्लाई कम हो चुकी है, और आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है, सॉरी, ऑयल की सप्लाई बढ़ चुकी है मार्केट में, ठीक है? और आपने मार्केट इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है मार्केट में। तो यस सर। हाँ, तो अब ये है कि प्राइस बढ़ चुका है ऑयल का, तो अब मैं आपको ऑयल देने से हिचकिचा रहा हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि जिस दिन पे आपने मुझे वीट दिया था उस दिन पे ऑयल सस्ता था, उस दिन पे दे दिया होता तो अच्छा रहता। अब मैं कह रहा हूँ कि अब इसको देने से क्या फायदा, अब तो महंगा हो गया है, अब तो इसका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं, ठीक है? इसी इसी वजह से डेफर्ड पेमेंट्स डिफिकल्ट होते हैं बार्टर सिस्टम में, क्योंकि किसी भी सर चीज, अगर ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ा हो, एज इट इज हो तो? तब तो दे दूंगा, तब क्या है, लेकिन अगर प्राइस घट बढ़ रहा है तो फिर दिक्कत होगी ना। और ज्यादातर कमोडिटीज का प्राइस रोजमर्रा में घटता बढ़ता रहता है ना इंडिया में, यस सर। ठीक है? ज्यादातर कमोडिटीज का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है रोज का, तो इस वजह से क्या है, अगर आप बार्टर सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो डेफर्ड पेमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि
आज रेट कम है जिस दिन पे सौदा हो रहा है, लेकिन अगर मैं 2 दिन बाद प्राइस देने क्या कमोडिटी का एक्सचेंज करने जा रहा हूँ, तेल देने जा रहा हूँ, तो तेल का रेट बढ़ गया है। अब मुझे लालच आ रहा है कि अब क्या फायदा इसको देने से, तो मेरा नुकसान है, इसका फायदा है। ठीक है। और अगर मान लो तेल का प्राइस कम हो गया होता, सप्लाई कम हो गई होती मार्केट में और तेल का प्राइस कम हो गया होता, तो फिर मुझे लालच आता। नहीं, मुझे नहीं, मैं सोचता कि ऑयल बेच दूं। ठीक है। मैं तो प्रेफर करता कि सस्ता हो गया है तेल तो इसको बेच दूं। लेकिन आप हम्म अब अगर सप्लाई कम हो गई होती मार्केट में तो प्राइस कम हो गया होता ऑयल का, और उसके बाद मैं क्या बेचने जाता इसको, मैं प्रेफर करता ना बेचूं। ठीक है। मैं प्रेफर करता कि ऑयल को ना बेचूं। क्यों? क्योंकि अब मेरा फायदा नहीं है इसमें ज्यादा। ठीक है। अब ऑयल बेचने में मेरा फायदा नहीं है, जबकि आप क्या कोशिश करती कि ऑयल मिल जाए मुझे, है ना। यस सर। तो यानी अगर कमोडिटी का रेट फ्यूचर में बढ़ रहा होगा तो सेलर क्या कोशिश करेगा, सेलर कोशिश करेगा कि माल बिक जाए। ठीक है। क्योंकि उसका फायदा है। और अगर प्राइस कम हो रहा होगा तो सेलर कोशिश करेगा माल ना बिके, वो रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, गुड्स को, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, वो कोशिश करेगा और टाले ताकि फ्यूचर में रेट बढ़े तब बेचे। ठीक है। इसी वजह से डेफर्ड पेमेंट्स बहुत डिफिकल्ट है बार्टर सिस्टम में, क्योंकि रोज ही गुड्स का प्राइस बढ़ घट रहा होता है। और इस वजह से क्या होता है, जो सेलर होता है वो अपने हिसाब से क्या करता है, फिर अगर प्राइस जिस समय बढ़ रहा हो उस समय वो क्या कोशिश करता है, पेमेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर प्राइस का जिस समय कम हो रहा हो तो वो अपना माल स्टोर करके रखना पसंद करता है, वो उसको रिलीज करना नहीं पसंद करता। ठीक है। क्लियर है ये बात कि नहीं? यस सर। और चौथा और अंतिम पॉइंट इसमें, आपके पास बुक है? नहीं, चौथा होता है सम गुड्स आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का क्या मतलब है? इनडिविजिबल का क्या मतलब है मैम? मुझे क्या पता। अरे अंग्रेजी, ये तो अंग्रेजी है। ठीक है। डिविजिबल का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज जो डिवाइड हो सके, और इनडिविजिबल का क्या मतलब, डिवाइड नहीं हो सकती। तो कुछ गुड्स डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है। मतलब कुछ गुड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि मैथ का concept आ गया। हाँ, ये तो मैथ्स आ गई। डिवाइड एंड नहीं मैच नहीं, मतलब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके मतलब अगर आप एक चीज बेच रहे हो तो उसके साथ साथ दूसरी चीज भी बेचनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे आपने एक्सचेंज में किसी को कार दी तो उसके साथ पेट्रोल भी देना पड़ेगा ना, ऐसे तो दे नहीं सकते बिना पेट्रोल के कार। ठीक है। या फिर बिल्कुल बेसिक से चले तो हम्म, हाँ, किसी को पेन दे रहे हो तो उसके साथ साथ रिफिल भी देना पड़ेगा ना, क्योंकि पेन यस के सर। साथ साथ रिफिल भी देना जरूरी है। तो गुड्स गुड्स इनडिविजिबल होते हैं इस, और ऐसे गुड्स का बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। जिनको आप वो नहीं कहती थी माइक्रो में डिमांड में क्या कहती थी उन गुड्स को, जॉइंट गुड्स। तो उन गुड्स का बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो कैसे? क्योंकि आप एक गुड्स नहीं, दोनों दो दो गुड्स देने पड़ रहे हैं आपको, और सामने वाला आपको एक गुड्स ऑफर करेगा। ठीक है।
और उस समय आपको ये तो पता नहीं है कि सामने वाले की चीज की वैल्यू क्या है, ठीक है, और अपने चीज की वैल्यू क्या है कि हमारा पेन कितने का है, रिफिल कितने का है, ठीक है। क्योंकि बार्टर सिस्टम जब चला करता था तब ये थोड़ी वैल्यू पता होती थी कि पेन की कीमत है 20 रुपए, रिफिल की कीमत है 5 रुपए, ये डिनोमिनेशन होती नहीं थी हमारे पास। हम तो ये मान के चलते थे बस कि हम इसको 1 किलो सामान दे रहे हैं, ये हमको 1 किलो सामान दे रहा है, बस। क्वांटिटी में बात होती थी, रुपीस था ही नहीं, मतलब करेंसी में हम तौल ही नहीं सकते थे चीजों को, ठीक है। और इसी वजह से तो ये प्रॉब्लम सर करती थी कि कोई किसी से सस्ती चीज ले ले और उसको मतलब कोई किसी को महंगी सस्ती चीज बेच दे और उससे महंगी चीज ले रहा हो, ठीक है। वही चीनी और बादाम वाला, यानी मैंने आपको 1 किलो चीनी दी और आपसे 1 किलो बादाम ले लिया, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो ये सभी प्रॉब्लम्स इसी वजह से तो कर दी थी क्योंकि वहां पे चीजों की वैल्यू कितनी है उसको तय करने का कोई मैकेनिज्म था ही नहीं उस समय। हम सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड करते थे, किसी से 1 किलो की चीज दी तो उसको 1 किलो की चीज दी, किसी से एक एक कोई कमोडिटी ली है तो उसको एक कमोडिटी देनी है, ठीक है, एक कोई भी चीज। किसी से 1 यूनिट लिया है तो उससे 1 यूनिट देंगे, किसी से 1 लीटर सामान लिया तो उसको 1 लीटर सामान देंगे, बस, ठीक है। क्लियर है? चारों लिमिटेशंस क्लियर है बार्टर सिस्टम के? So मेरे बुक में एक और पॉइंट है, कौन सा? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बस यही है जो अभी बताया, वही है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि आप किसी भी चीज की वैल्यू नहीं तय कर सकते हो ना। अब वैल्यू नहीं तय कर सकते हो तो उसकी वजह से वो बादाम और चीनी वाला प्रॉब्लम मटर करता है, ठीक है। यस। अभी अभी सोच लो इंडिया में ये बार्टर सिस्टम चल रहा है, रुपी रुपी को हटा दिया जाए, क्या दिया जाए, रुपी बर्बाद है, कुछ नहीं है। आप सिर्फ बार्टर सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करोगे तो आप जैसे चालाक लोग जो है मैम वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, 1 किलो आलू देंगे किसी को, है ना। सर हम चालाक नहीं है तो मतलब आप बेवकूफ है, तो आप बुद्धू है फिर ऐसा नहीं हो सकता, ये ज्यादा बेकार रहेगा बोलना, है ना। तो आपने किसी को 1 किलो पोटैटो दिया और आप क्या कोशिश करोगी, सर 1 किलो पोटैटो दिया, हम 1 किलो सोना ही ले लेंगे सीधे ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड चलेगी फिर। सर मुझे फर्स्ट वाला कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, आप मुझसे सामान लेने आ रही हो, जरूरी थोड़ी मैं आपसे सामान लेना चाहूँ, मैं आपसे कुछ लेना चाहूँ, आपको मुझसे कुछ चाहिए पर मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। बार्टर सिस्टम तभी चल सकता है जब दोनों को एक दूसरे से कोई नीड हो, एक तरफा नीड से चल ही नहीं सकता, ठीक है। अभी जो करेंसी बेस्ड एक्सचेंज होता है उसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, वन एक तरफा नीड चलती है ना, आप दुकान पे जाती हो, ठीक है, यस। और कुछ भी आपको लेना होता है तो आप ले सकती हो करेंसी के थ्रू। क्लियर है? यस सर। ये था बार्टर सिस्टम। इसमें 5-6 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो सर पढ़ा क्यों फिर, ऐसा थोड़ी है कि ना है, सिलेबस में है। नेक्स्ट, स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी, टॉपिक क्या है, स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। सर मेरे में डेफिनेशन ऑफ मनी। हाँ सर मेरे में डेफिनेशन ऑफ मनी है। हाँ, डेफिनेशन ऑफ मनी अभी देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ, कि लोगों ने मनी की तरफ बढ़ना किस तरीके से शुरू किया। सबसे पहले पता है, गलती आई होगी इसीलिए हाँ आई थी। हाँ बार्टर सिस्टम तो बिल्कुल पूरा आप समझ गए ना, हाँ समझ गए ना। वो आपने जो 1 किलो आलू और 1 किलो सोने से वो किया था ना, उससे समझ गई हो। तो अब क्या था, लेकिन उसके बाद लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया, ठीक है, एज मनी।
मतलब किसी से भी कोई भी चीज लेनी है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उसको एक्सचेंज करेंगे, ये भी एक तरीके का बार्टर ही था वैसे, ठीक है। उसके बाद आए राजा महाराजाओं का पीरियड आया, ठीक है, वो मौर्य डायनेस्टी ये सब चीजें, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, मेटालिक कॉइन्स, ठीक है, सोने की अशर्फियां, ठीक है, चांदी की अशर्फियां, वो सब चीजें ये होती थी कॉपर में, आयरन में, गोल्ड और सिल्वर में भी होती थी, ठीक है। लेकिन कॉमन पब्लिक के लिए ज्यादातर कॉपर और आयरन यूज किया जाता था, ठीक है। राजा महाराजा ज्यादातर वो करते थे, गोल्ड यूज करते थे, सोने की अशर्फी, ठीक। मेटालिक कॉइन्स के बाद आया सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। वो भी उसी समय राजा महाराजाओं के पीरियड में होता था। राजा महाराजा ज्यादातर सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स ही यूज करते थे। तो मेरे में ये टॉपिक पावर बूस्टर में आया, तो क्या एग्जाम में आता है? क्या पावर बूस्टर? मतलब मेरे में ये टॉपिक पावर बूस्टर में आया है। ये क्या होता है पावर बूस्टर? अच्छा, वो कुछ इंपॉर्टेंट नोट जैसा। हाँ, हाँ तो क्या, कौन सा वाला ये बार्टर की है, स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मनी? प्रीवियस वाला इवोल्यूशन ऑफ मनी। हाँ तो ठीक है, हर वो चीज जो आपकी किताब में लिखी है मैम आ सकती है पेपर में, ठीक है। और हर जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट में वो आ सकता है पेपर में, मैं कोई भी फालतू चीज नहीं पढ़ाऊंगा। क्या सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको? बहुत पढ़ा है, ये सब तो पढ़ाते ही रहते हैं, रोज पढ़ाते हैं, पता है मैम। नेक्स्ट सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स के बाद फिर आया पेपर मनी। पेपर मनी इंडिया में ब्रिटिशर्स आई थिंक लेके आए थे सबसे पहले, ठीक है। पेपर मनी यानी नोट्स। फिर आया प्लास्टिक मनी। व्हाट इज प्लास्टिक मनी मैम? पेपर मनी समझिए ना, करेंसी नोट्स। यस सर। सर प्लास्टिक मनी तो आई गेस डेबिट कार्ड्स हो गए जो यूज करते अरे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप इतनी होशियार है मैम। हमको लगता है कि आप मुझे 3,000 रुपए दो कि मैं आपको 3,000 रुपए दूं, अब मैं ये सोच रहा हूँ। प्लान चेंज किया। मैम ने डिपॉजिट। आज ही पढ़ाया था। हाँ मैम ने आज ही पढ़ाया था प्लास्टिक मनी इसीलिए। अच्छा, छोड़ो, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। डिपॉजिट मनी या बैंक मनी, ये क्या है? वो पैसा जो हमारा बैंक में रखा है, ठीक है, जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। ये प्राइमरी कब शुरू हुआ? जब इंडिया में बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ। बैंकिंग सिस्टम कब शुरू हुआ था? बैंकिंग सिस्टम एसबीआई जब शुरू हुआ था। एसबीआई कब लॉन्च किया गया था? सबसे पहला बैंक नहीं, एसबीआई नहीं था सबसे पहला बैंक। सबसे पहला आई थिंक बैंक ऑफ मद्रास था, ठीक है। 1800s के अराउंड ही शुरू हुआ था बैंकिंग सिस्टम इंडिया में, ठीक है, लेट इन 1800s। तो तब से डिपॉजिट मनी वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और प्लास्टिक मनी तो अब जनरल शुरू हुआ है, ठीक है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो काफी बाद में शुरू हुए थे इंडिया में, ठीक है। क्लियर है? ये इवोल्यूशन ऑफ मनी आप समझ गई? यस सर। सर आप मुझे नोट्स देंगे, मैं मतलब मुझे बताएंगे कैसे? अरे भाई ये सब नोट करना था, जो अभी तक लिख रहा था सब नोट करना था। लिखा है कि नहीं? सर मैंने टिक कर लिया। चलो ठीक है, अभी तक नोट किया तो नोट करते रहना आगे, ठीक है। अभी तक तो कुछ ऐसा खास लिखा भी नहीं था, पहले तो समझाया था चैप्टर में क्या होता है, और बार्टर सिस्टम में क्या ही करोगे कुछ नोट करके, ठीक है। इवोल्यूशन, हाँ आपके पास लिखे थे, हाँ हाँ, लिमिटेशंस लिखे थे बस, ठीक है। टॉपिक लिखे थे, क्या क्या था उसके बारे में नहीं लिखा था ना, तो क्या ही नोट करना। हाँ ये भी है, और ये भी क्या ही नोट करोगे, तो इसको भी रब कर देना।
अब बात करते हैं मनी की डेफिनेशन की, ठीक है। और खबरदार अगर एग्जाम में वो डेफिनेशन लिखी मनी इज व्हाट मनी डज, दो कौड़ी की बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है वो, ठीक है। अगर आपने वो डेफिनेशन लिखी तो कौन सी? मनी इज व्हाट मनी डज, तो आपको 3,000 नहीं 10,000 रुपए महीना फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। वो डेफिनेशन लिखना पाप है। एक डेफिनेशन दी गई होगी आपके में कहीं लिखी होगी मनी इज व्हाट मनी डज, वो नहीं लिखनी है। मनी इज एनीथिंग। हाँ, आपको वही वाली डेफिनेशन लिखनी है, आपकी बुक में होगी कहीं ना कहीं, अंडरलाइन कर सकती है उसको, लिखो उसको लिखवाऊं क्या। मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमा मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमा स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मींस ऑफ फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। हाँ, हाँ सर ये लिखी है। मनी इज व्हाट मनी डज, ये भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, ढूंढना होगा, होती है बुक में। और ये डेफिनेशन पाप है, ये एग्जाम में नहीं लिखी जा सकती। मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है मनी की, मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें थी, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो था कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। सेकंड है कि मनी एक मेजर ऑफ वैल्यू है। थर्ड है कि मनी एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। फोर्थ ये है कि मनी एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। अब ये चारों चीजें है ना, ये फंक्शंस ऑफ मनी में कवर्ड होंगी, ठीक है। हाँ सर जो बार्टर में पढ़ा था भाई। अरे भैया फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, बार्टर में तो बार्टर का मतलब पढ़ा था, बार्टर इसमें पढ़ा था, उसमें हम लोग ऐसे फंक्शन पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हो। सर कुछ नहीं। बार्टर में हमने क्या पढ़ा था, बार्टर का मतलब बार्टर के लिमिटेशन बस, ठीक है। फिर इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ा था कि मनी कैसे कैसे इवॉल्व हुई है। उसके बाद मनी की डेफिनेशन देखी और मनी की डेफिनेशन में चार इंपॉर्टेंट शब्द आए हैं, ठीक है। क्योंकि ये चार चीजें तो समझने वाली है मनी की डेफिनेशन में, और है क्या उस डेफिनेशन में, ठीक। तो ये चारों चीजें समझने के लिए हम क्या करते हैं, मनी के फंक्शंस देखते हैं, क्योंकि मनी के फंक्शन में चारों चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए आगे बढ़े, इजाजत है, चलो। फंक्शंस ऑफ मनी, सबसे पहले होते हैं प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या है मनी के, प्राइमरी मतलब प्राइमरी क्या कह रहे हो। सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ओके आप अच्छा बता रहे थे, तो बहुत अच्छा काम किया आपने। मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकंड मेजर ऑफ वैल्यू आज ही पढ़ाया मैडम ने। यहाँ तक नहीं पहुंची है, अभी बाहर से पूछता हूँ। अच्छा ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मनी के प्राइमरी टू जो फंक्शंस है नहीं, जो प्राइमरी फंक्शंस है यानी बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये तो मनी परफॉर्म करती है, ठीक है। तो वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है कि आपको कोई भी चीज खरीदनी है किसी से, ठीक है। आपकी इच्छा जागी है, ठीक है। आपकी इच्छा जागी है, आपको कुछ लेना है, क्या लेना है, अभी मोमो खाने जाना है आपको, ठीक है, अभी क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। तो मोमो खरीदने हैं, तो मोमो खरीद आप लोग उससे तो आपको उसको 20 रुपए देने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो आपको कोई भी कमोडिटी आज की डेट में परचेज करनी हो
तो उसके बदले आपको सामने वाले जो पार्टी है, जो सेलर है, उसको क्या देना पड़ता है, करेंसी देनी पड़ती है ना, तभी आप उससे वो कमोडिटी परचेज कर सकती हो। सिमिलरली अगर आपको किसी को कोई कमोडिटी सेल करनी हो, तो सामने वाला बंदा जब आपको कुछ करेंसी देगा, कुछ पेमेंट करेगा करेंसी के फॉर्म में, तभी आप उसको वो कमोडिटी दोगी ना। तो इसीलिए मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। परचेज और सेल्स को करने के लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये, ठीक है। मेजर ऑफ वैल्यू क्या है कि हर कमोडिटी की एक कीमत है आज की डेट में, ठीक है। हर कमोडिटी की एक कीमत है आज की डेट में। आपका फोन कौन सा है? नोकिया 1100 है? नहीं सर, ओप्पो। ओप्पो चाइनीज कैरेबल। सर 3 साल से यूज कर रहे हैं। अच्छा, सर टूटने का नाम नहीं ले रहा, हम तो सोच रहे हैं आईफोन लिया जाए। नहीं सर, आईफोन नहीं लेना है। आईफोन जब खुद के मनी से लेना है सर, जब खुद कमा। अच्छा, सही है। हाँ, ये भी बात सही है। 3 साल पहले कहाँ एंटी चाइना चलता था इतना, तब तो नॉर्मल था। तो मेजर ऑफ वैल्यू ओप्पो का है, तो ओप्पो के फोन आई थिंक अराउंड 18,000 कुछ रहा होगा, ठीक है। सही कीमत है ना, 18,000 का। मेरा भी तो सर मम्मी के लिए आया था, वो तो मैंने ले लिया जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई। चलो अज्यूम करते हैं 18,000 का फोन था, तो फोन की कीमत क्या, 18,000 रुपए। थम्स अप की बोतल लेने जाती हो, उस पर प्राइस टैग होता है 40 रुपए 750 ml वाली की, ठीक है। मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने जाते हो तो उसका प्राइस रहता है 45 रुपीज, ठीक है। एक अंकल चिप्स का पैकेट भी लेने जाओ, उसका प्राइस रहता है 10 रुपए। यानी हर एक चीज की कीमत है आज की डेट में, उसका एक प्राइस टैग लगा हुआ है, उसकी एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू किस फॉर्म में होती है, मनी के फॉर्म में ही होती है। तो इसीलिए मनी क्या है, एक मेजर ऑफ वैल्यू है, हर चीज की कीमत तय करता है वो, ठीक है। तो सही है। आप आलू प्याज का भी एग्जांपल देके बता सकते थे, फालतू में हमसे हमारे चाइनीज फोन का नाम पूछ लिया। दैट्स नॉट गुड। हमारी मम्मी का भी है चाइनीजी ओप्पो, अब कर क्या सकते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस, पहला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और हाँ, चाइनीज से याद है, जिस लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ वो भी लेनोवो का है। सेकंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम की एक बहुत बड़ी वो डीमेरिट क्या था कि डेफर्ड पेमेंट करना उसमें मुश्किल था, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट करना मुश्किल था क्योंकि दाम रोज बढ़ घट रहा था इस वजह से, ठीक है। लेकिन मनी जब आपके पास करेंसी के फॉर्म में सारी चीजें हो, मनी के फॉर्म में सारी चीजें हो, तो डेफर्ड पेमेंट करना इजी होता है, ठीक है। मनी के फॉर्म में सारी चीजें हो, डेफर्ड पेमेंट करना इजी रहता है, क्योंकि मान लो आज तारीख क्या है, 2 मई। 2 मई को आपने मुझे क्या किया, आपने मुझे 10 किलो आलू दिए, और आज की डेट में आलू की कीमत है 10 रुपए पर केजी। तो 10 × 10 कितना हुआ, 100 रुपए। 100 रुपए बनते हैं मुझे आपको देने के। मैंने कहा आज मेरे पास पैसे नहीं है, 4 दिन बाद ले लेना। तो 4 दिन बाद मैं आपको 100 रुपए दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये मेजर कर सकता हूं कि आपने जो मुझे 10 किलो का सामान दिया है, उसकी प्रत्येक किलो की वैल्यू क्या है, ठीक है। मैं ये चीज मेजर कर सकता हूं कि 10 किलो आलू जो आपने मुझे दिए हैं, तो प्रत्येक किलो आलू जो है वो कितने रुपए का है, और उससे मैं ये निकाल सकता हूं कि टोटल 10 केजी आलू जो मैंने आपसे खरीदे वो उसके बदले मुझे आपको कितने रुपए देने हैं, ठीक है। ये चीजें मेजर करी जा सकती है ना, और इसीलिए मेजर करी जा सकती हैं। तो डेफर्ड पेमेंट भी करना इजी है। आज नहीं मैं आपको 40 दिन बाद दूं तो भी मैं आपको 100 ही रुपए दूंगा, ठीक है। यस सर। क्यों? क्योंकि आप मेजर कर पा रहे हो कि वो जो कमोडिटी एक्सचेंज हुई है वो कितने रुपए की है, जो कि आप बार्टर सिस्टम में नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए डेफर्ड पेमेंट करना यहाँ पे इजी है, ठीक है।
सर जो बार्टर सिस्टम यूज होता था उन लोगों को मनी के बारे में पता था? ना, बार्टर सिस्टम क्या बताया, वो राजा महाराजाओं से भी पहले का समय, मतलब वो आदिवासी वगैरह वाला समय, ठीक है। ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होगा, मनी को आप एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी यूज कर सकते हो, मतलब वैल्यू की तरह स्टोर करके भी रख सकते हो। बहुत लोगों का ये होता है ना, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि मनी को स्टोर करके रखना पसंद करते हैं। मैं सिर्फ कंजूस लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मनी को स्टोर करके रखना हर कोई स्टोर करता है, ठीक है, ठीक है। कंजूस लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं, जैसे कि मेरी एक बहन है, ठीक है, वो बहुत कंजूस है, इतनी कंजूस है कि पूछो मत, सर खा जाती है, ठीक है। एक आम इंसान क्या करता है, उसकी जो एनुअल, जैसे वो 100 रुपए कमा रहा हो तो 60% खर्च कर देगा, 40% सेव करेगा, 40% बचाएगा। वो ऐसी है 5% खर्च करेगी, 95% बचाएगी, ठीक है। तो ये जो पैसा आप स्टोर करके रख रहे हो, क्या स्टोर ऑफ वैल्यू है, ठीक है। मनी को आप एज अ वैल्यू स्टोर करके भी रख सकते हो, ताकि फ्यूचर में कोई बड़ा नीड आए तो आप क्या कर सको, वहां खर्च कर सको। मनी को स्टोर करके कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, आप अपने पास रख सकते हो, घर में भी, तिजोरी, लॉकर, इन सब जगहों पे भी, और आप बैंकों में भी रख सकते हो, जो कि एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है इसी काम के लिए, ठीक है। बैंकों में रखोगे तो 4 पैसे बढ़ते ही हैं, ठीक है। तो मनी को एज अ वैल्यू स्टोर करके भी रखा जा सकता है, और जिस व्यक्ति ने ज्यादा, जितना ज्यादा पैसा स्टोर करके रखा हुआ है, उसी को ज्यादा धनवान माना जाएगा ना, है ना। अगर किसी है, कुछ नहीं। अगर मुझे बताओ, आप 100 रुपए कमा रही हो रोज का, और आपकी दोस्त 100 रुपए कमा रही है रोज का, आपकी 100 से थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 1000 रुपए रोज का, वो 1000 रुपए रोज जाके प्लाजियो मॉल में फूक देती है। प्लाजियो मॉल आपको पास पड़ता होगा ना, गोमती नगर में। हाँ सर। हाँ, हम लोग को बहुत दूर पड़ता है, 20-22 किलोमीटर। अभी हाल ही में एक स्टैंड अप कॉमेडियन था हर्ष गुजराल, उसका शो हुआ था, तो वहां पे सब लोग गए थे, तो बहुत दूर पड़ा था। तो 1000 रुपए वो रोज प्लाजियो मॉल में फूक देती है, ठीक है। और आप क्या कर रही हो, आप इस 1000 रुपए को मान लो 200 रुपए खर्च कर रही हो, तो 800 रुपए इसमें से बचा रही हो, और 800 रुपए क्या कर रही हो, अपने पास बचा के रख ले रही हो, और ऐसा आप निरंतर करते जा रही हो। वो निरंतर अपने 1000 के 1000 रुपए फूक देती है, और आप क्या करती हो, उसको लगातार सेव करती रहती हो। तो कौन ज्यादा धनवान इस समय में माना जाएगा, जब भी ये तुलना होगी कौन ज्यादा धनवान है, तो क्या दोनों इक्वल माने जाएंगे, या आप अधिक धनवान मानी जाएगी। ऑब्वियसली आप अधिक धनवान मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि कोई भी अगर किसी को भी पैसा उधार चाहिए तो वो किसके पास आके मांगेगा, इसके पास मांगेगा आके, क्या, अरे इसके पास कुछ होगा ही नहीं, ये तो ठन गोपाल है, ठीक है, इनके पास तो 1 भी रुपया नहीं होगा। वो पैसा कैसे मांगने आएगा आपके पास, क्योंकि उसको पता होगा पैसा आपने बचा के रखा होगा, आप ही दे सकते हो उधार, सही बात है। यस सर। तो पैसा स्टोर करके रखने वाला व्यक्ति समझदार होता है, और मनी को स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है। बार्टर सिस्टम में जो कमोडिटीज होती थी उनको स्टोर करके रखना मुश्किल था, वही उसका एक लिमिटेशन था, लेकिन मनी को बड़े आराम से स्टोर करके रखा जा सकता है, कहीं पे भी, चाहे घर पे भी, चाहे बैंक्स में भी। नेक्स्ट है सेकेंडरी, नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी मनी को कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है बड़े आराम से। आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग भी चलती है, तो इसलिए ऑनलाइन भी क्या होता है, मनी बड़े आराम से ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। पहले मनी ऑर्डर चला करते थे, आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से पैसे ट्रांसफर होते थे उससे, आराम से तो नहीं मनी ऑर्डर में, लेकिन हाँ कुछ दिनों के डिले के बाद, 4-5 दिनों के डिले के बाद पैसा पहुंच जाता था, ठीक है। अब तो खैर मनी ऑर्डर का प्रचलन बंद हो गया जब से ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हुई है। तो मनी को क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है ये बात कि नहीं? यस सर। तो ये हुए आपके सेकेंडरी फंक्शंस बन गए।
अब बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम कंटीजेंट फंक्शंस पे। इसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे, ठीक है? आपको कहीं जाना तो नहीं है? नहीं। हाँ, जाना भी होगा तो मैं ऐसा नहीं कहता कि चली जाओ, मैं ये खत्म करवाने के बाद ही भेजूंगा, ठीक है? कंटीजेंट फंक्शंस, कंटीजेंट यानी आपातकालीन सिचुएशंस में कुछ ऐसी सिचुएशंस अगर करनी पड़ती हैं तब ये फंक्शंस परफॉर्म करता है मनी। तो वो कौन कौन से हैं? पहला तो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, किसी भी व्यक्ति को कि हाँ कहाँ से पढ़वा रहे हैं आप? फंक्शंस ऑफ मनी एक टॉपिक होगा आपकी बुक में, है कि नहीं? हाँ, सर एक सेकंड। फंक्शंस अरे ये ऑफ मैं देखा। हाँ आपसे मिल गया था आपके दोस्त को देखा। अरे अब ढूंढ ही कह रही हो, अब बस कथा की तरह सुनती रहो, ठीक है? सर नहीं सामने रहता है ना तो सर लाइन बाय लाइन देखते रहते हैं और जज करते रहते हैं कि आप सही पढ़ा रहे हो कि नहीं, क्या पता गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है? तो अच्छा, मनी की डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी ना, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्लियर है, मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्लियर है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्लियर है, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्लियर है, ठीक है? चारों चीजों का मतलब क्लियर हो गया है। अब ये कंटीजेंट फंक्शन देख लेते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी क्या है कि हर कंज्यूमर की क्या होती है, कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है और हर कंज्यूमर क्या चाहता है कि अपनी यूटिलिटी को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, ठीक है? तो जो सेलर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या कोशिश करते हैं? वो इस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और किसी भी कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमाइज कैसे हो सकती है? जब उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? जब किसी भी कंज्यूमर के पास पैसे ज्यादा हो, 100 रुपए किसी व्यक्ति के पास हो या एक व्यक्ति के पास 1000 रुपए हो, तो ऑब्वियसली वांट सेटिस्फाइंग पावर किसके पास ज्यादा है? इस 1000 वाले के पास, क्योंकि इसके पास पैसे ज्यादा है, ठीक है? ये ज्यादा वांट सेटिस्फाई कर सकता है, ये अपनी क्या एक दो लोगों की और वांट सेटिस्फाई भी कर सकता है, ठीक है? तो क्या है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है ना, वो ज्यादा यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो इसीलिए मनी क्या करता है, जिसके पास ज्यादा मनी है वो ज्यादा यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है, ज्यादा वांट सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स क्या है? सो मशीन सॉरी सर। हैं? अभी पिछली क्लास में बता रहा हूँ। सर पैटर्न प्रोडक्शन। ऑब्वियसली हाँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर इनपुट एक ही चीज होता है। हाँ सर वो है लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? ये 11वीं वाले मैडम ने बताया था कि नहीं? दोनों ही चीज होती है, फैक्टर इनपुट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अरे सर बताया होगा सर, वो हम भूल जाते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ाई करना सबसे लीस्ट कंसर्निंग काम होता है। तो फैक्टर इनपुट्स को लगाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? फैक्टर इनपुट्स को एम्प्लॉय करना है यानी लगाना है प्रोडक्शन के ऊपर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको पैसे देने पड़ेंगे ना, तो उनको पैसे देने तो वो कहाँ कैसे पूरा होगा? जब पैसे होंगे, जब मनी होगा आपके पास तभी। तो ये फंक्शन भी मनी परफॉर्म करता है। सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब जो देश की टोटल इनकम होती है ना उसी को नेशनल इनकम कहा जाता है, तो देश की टोटल इनकम उसको नेशनल इनकम कहा जाता है, ठीक है? ये नेशनल इनकम क्या होती है? देश में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल के बीच बंटती है बराबर से, ठीक है?
जो देश की नेशनल इनकम होती है यस सर। वो देश के हर एक इंडिविजुअल के में बराबर बराबर पड़ती है। इसी को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। देश सर की कैसे? देश की नेशनल इनकम को देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करो। अच्छा। हाँ, और वो क्या होगी, तब आपको मिलेगी आपकी पर कैपिटा इनकम। ये क्या है, ये देश में रहने वाले प्रत्येक इंडिविजुअल कितना रुपए कमा रहा है ये बता रहा है। ठीक है, देश में रहने वाला प्रत्येक इंडिविजुअल लगभग कितने रुपए कमा रहा है ये बता रहा है। सर ठीक इसका है, मतलब क्या होता है कॉन्टिजेंट? कॉन्टिजेंट यानी कुछ ऐसे फंक्शंस जो आपको किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे करने पड़ते हैं, किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के अकर करने पड़ते हैं। ठीक है, मानिए कि कुछ ऐसे फंक्शंस जो हमेशा वो नहीं करता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन पे कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के अकर करने करता है। ठीक है, जैसे कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन भी आप देख लो, तो रोज रोज थोड़ी ना खर्चा करता है, रोज रोज कोई व्यक्ति अपनी वांट्स को सेटिस्फाई मैक्सिमाइज थोड़ी करता है। जब उसके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं तब करता है। ठीक है, फैक्टर इनपुट भी रोज रोज थोड़ी लगाता है आदमी। ठीक है, तो यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, यस सर। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम क्या है, देश की टोटल इनकम हर एक इंडिविजुअल के बीच बांटी जा रही है। ठीक है, तो कैसे बांटी जा रही होगी, इन द फॉर्म ऑफ मनी बांटी जा रही होगी ना, है ना। अच्छा, ये वो वाले नहीं है जो मोदी जी कहते थे 15-15 लाख रुपए भिजवाएंगे खाते में, वो नहीं। ठीक है, वो नेशनल इनकम का पार्ट भी नहीं था। ठीक है, नेशनल इनकम जो हर साल आती है, न्यूज वगैरह पे आती होगी, 31 मार्च को आती है कि देश ने इस साल टोटल इतने रुपए की नेशनल इनकम कर की है, मतलब कमाई है, देश का इतना जीडीपी रहा है, पिछले साल के मुकाबले इतना बढ़ा है, इतना घटा है जीडीपी, ये सब चीजें जीडीपी इसी से निकलती है, नेशनल इनकम से। ठीक है, कैसे निकलती है वो हम लोग नेशनल इनकम के चैप्टर में देखेंगे। ठीक, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं नेशनल इनकम के, जीडीपी डीडीपी निकालने पे। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट होगी ना नेशनल इनकम लोगों के बीच, वो इन द फॉर्म ऑफ रुपीज ही होगी, वो इन द फॉर्म ऑफ मनी होगी। तो ये एक और फंक्शन है मनी का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। और लास्ट है, लास्ट फंक्शन मनी का, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, मनी क्या है, क्रेडिट सिस्टम का बेसिस है। अगर किसी को उधार चाहिए तो उसको बताना पड़ेगा ना कितने रुपए उधार चाहिए, फिर सामने वाला जो व्यक्ति जो लोन दे रहा होगा वो बताएगा हम कितना ब्याज लेंगे तुमसे, जैसे आप हमसे लोन मांगने आई हो। ठीक है, तो पहले तो हमारे जैसे दुष्ट इंसान से लोन मांगने आई, इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, है ना। तो आप हमसे लोन मांगने आई, हमने क्या कहा, 7% ब्याज लेंगे तुमसे, 7% एनुअल। ठीक है, आपने मुझे बताया कि हमें 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आप मुझे बता रही हो कितने रुपए का लोन चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कितने परसेंट ब्याज दूंगा, 7% ब्याज दूंगा साल का। तो 10 लाख पे कितना बनता है 7%, 10 लाख पे 7% बनता है 10% होगा 1,70,000 रुपए। यानी एक साल बाद आपको केवल 10 लाख नहीं बल्कि 70,000 रुपए और देने पड़ेंगे। और जितना आप डेफर करती जाओगी पेमेंट, उतना ही 70,000 एक्यूमुलेट होता जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा। ठीक है, सर ये कैसे निकालते हैं? क्या, यही अरे 10 लाख को 7% से मल्टीप्लाई किया है। अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, शायद मैथ ना आती हो आपको, मैं भूल गया था, मैं भूल गया था। ठीक है, मैंने जस्ट अज्यूम कर लिया, सॉरी मैम, कि मैंने अज्यूम कर लिया कि आपको मैथ आती होगी, है ना, गलत बात है। सर ये आपकी गलती है, मैथ किसको आती है इस दुनिया में। जब मैं ये बोलता हूँ ना 10 लाख को 7% से मल्टीप्लाई किया, इसका ये मतलब होता है 10 lakhs into 7 upon 100, क्योंकि परसेंटेज सिंबल का ये मतलब होता है कि आप उस हंड्रेड होता है, ये पता है। अच्छा पता है, थैंक यू। आर्यभट्ट कृतज्ञ रहे आपके। ठीक है, तो ये 70,000 आया आपका। ठीक है, तो जितना साल आप डेफर करते जाओगे, मान लो 4 साल तक आपने लोन की पेमेंट नहीं की, तो 70,000 into 4 कर दो,
2,80,000 का इंटरेस्ट आपके पास हो गया है, यानी 10 लाख तो देना ही पड़ेगा, 7 लाख 2,80,000 इंटरेस्ट के भी देने पड़ेंगे उस डेट पे। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट हो रही है, क्रेडिट सिस्टम जो है कि कितना ब्याज बनेगा, कितना प्रिंसिपल रीपे करना है, कितना ब्याज रीपे करना है, ये सब कैसे हो रहा है, ये मनी के फॉर्म में ही तो हो रहा है ना, तो ये फंक्शन भी मनी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आज जितना पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था बार्टर सिस्टम का मीनिंग, वो क्लियर है, यस सर। लिमिटेशन उसके क्लियर है, 4 पढ़े। हाँ 4 पढ़े थे। सर मेरे बुक में और भी है ये। किसके 5 है ना, 5 आपने बताया, 5वां भी एक्सप्लेन कर दिया था आपको। नहीं, जो आप पढ़ा रहे थे क्रेडिट क्रिएशन, मेरे बुक में ये भी है। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, बेरियर ऑफ ऑप्शन एंड गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। नहीं, ये किस में बता रही है, फंक्शंस ऑफ मनी में। हाँ कंटीजेंट में 2-4 उसने और ऐड कर दिए होंगे मैम, ठीक है। हाँ सर, कंटीजेंट में। हाँ प्राइमरी में उसने 2 लिखे होंगे, सेकेंडरी में 3 लिखे होंगे, और कंटीजेंट में कितने 6-7 लिख दिए हैं, 6। 6 लिख दिए हैं। हाँ तो एक दो उसने एडिशनल कर दिए हैं, क्योंकि कंटीजेंट में बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, अभी इसमें ये भी आ सकता है, चेक वगैरह जो इशू किए जाते हैं वो सब चीजें भी आ सकती है, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह की चीजें भी आ सकती हैं। ठीक है, तो 4 मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। और अगर आपको 2 एडिशनल वाले कौन से हैं बता दो, नहीं तो उनको भी एक्सप्लेन कर देते हैं फिर। 2 एडिशनल कौन से हैं? सर प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, उसमें तो वो वही फैक्टर इनपुट वाला है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, प्रोडक्टिविटी। बेयर ऑफ ऑप्शन। हाँ, सर बेयर ऑफ ऑप्शन। बियरर ऑफ ऑप्शंस आपका वो चेक वगैरह की फैसिलिटी होती है। ठीक है, कि आपके पास मनी की वजह से क्या होता है, कई सारे ये चेक वगैरह के फॉर्म में ये चीजें आ गई हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, पैसा भेज सकते हो। ठीक है, विदाउट एक्चुअली यूजिंग द कैश। ठीक है, बट ये बियरर वगैरह भी ऑपरेट किसके टर्म्स में करते हैं, ये भी मनी के टर्म्स में ऑपरेट करते हैं ना, उसमें पैसे की अमाउंट भरनी पड़ती है ना, कितने रुपए आप देना चाहते हो दूसरे को, कितने रुपए पे करना चाहते हो उसको, ये सब चीजें फिल करना पड़ता है ना, उसका नाम वगैरह फिल करना पड़ता है, तो ये भी मनी की फॉर्म में होते हैं इसीलिए। क्लियर है ये चीज? और कोई एडिशनल पॉइंट? हाँ, हेलो, सर गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, ये वो है क्या कहते हैं, जब आप लोन देते हो ना किसी को, ठीक है, जब भी कोई बैंक किसी को लोन दे रहा हो, तो कुछ ना कुछ गारंटी के तौर पे रखता है, या तो किसी के एसेट्स गिरवी रखवा लेता है, ठीक है, हाँ सर। या फिर किसी से गारंटी लिखवाता है, किसी सरकारी नौकरी वाले से। ठीक, तो वो जो व्यक्ति गारंटी दे रहा है ना, तो अगर देखो जो गारंटी दे रहा है वो भी रुपीस के फॉर्म में दे रहा है, ठीक है, कि मैं इतने रुपए की गारंटी दे रहा हूं आपको, कि अगर इसने लोन नहीं लिया, अगर इसने ये लोन ले रहा है और अगर ये रीपे नहीं कर पाया, तो इतने रुपए तक का लोन मैं दे दूंगा, जैसे 10 लाख रुपए तक का लोन मैं रीपे कर दूंगा, उसके ऊपर मैं नहीं चलता। ठीक है, और अगर कोई एसेट भी बैंक गिरवी रख रहा है, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई एसेट गिरवी रखा है, जैसे अपना जमीन गिरवी रख दी बैंक के पास, तो बैंक जैसे 10 लाख रुपए का लोन दे रहा है, और वो जमीन क्या होगी, वो जमीन ज्यादातर केसेस में इससे ज्यादा कीमत की होती है, लोन की अमाउंट से ज्यादा कीमत की होती है। ठीक है, जमीन होगी जैसे 12 लाख रुपए की। ठीक है, ये बात पता है कि नहीं आपको, बैंक जब भी कुछ गिरवी रखवाता है तो ज्यादातर ज्यादा कीमत का रखवाता है जानबूझ के। तो 2 लाख रुपए ज्यादा कीमत की चीज गिरवी रखवाई है उसने, बैंक ने, जमीन। तो ये चीजें मेजर कैसे हो रही है, मनी के फॉर्म में तो मेजर हो रही है ना, तो ये गारंटी बेसिस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें क्या होता है, मनी के फॉर्म में ही चीजें मेजर की जाती हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अरे यस सर।
पक्का